तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने कल लास्ट सेशन में संघ की कार्यपालिका का पहला पोर्शन देखा था, उसमें राष्ट्रपति का हमने देखा था और वो हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं। एक बार मैं इसको संवैधानिक कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी अलग शक्तियाँ वगैरह वो राज्य व्यवस्था के अंदर समझाऊंगा। जैसे कानून बनाने में राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, अध्यादेश में क्या रोल होता है, वो सब आपका आएगा। ठीक है। साथ ही साथ आज से एक नई इनिशिएटिव मैंने ली है। आप लोगों को जिसको भी वीडियो पसंद आती है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को हिम्मत आती है, आप लोगों को लाभ हो रहा है, तो आप लोग सभी लोग एक काम करना, 10 से 15 से 20 सेकंड की एक वीडियो क्लिप मुझे भेजेंगे और वो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना। अब आप कहोगे सर टेलीग्राम चैट तो ऑफ है, वहाँ पे एडमिन मैं ही हूँ, मेरे नाम पे क्लिक करना, उसके बाद मुझे मैसेज सेंड कर देना और उस क्लिप को मैं अपनी वीडियो के अंत में डालूंगा और इसका पहला एग्जांपल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यानी इसी वीडियो के अंत में देखना, किसी न किसी लड़के की यहाँ पे क्लिप आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आप लोगों को जिसको भी फायदा हो रहा है, आप लोग मुझे उसको सेंड करना है। ठीक है। हम लोग मंडे से मैं आप लोगों को प्रॉपर पुराने रूटीन पे क्लासेस दूंगा 11 बजे के टाइम पे। टेलीग्राम पे आप लोगों का जो वॉइस मैसेज का सीरीज है वो मंडे से ही शुरू होगा और अधिकांश चीज़ें नई नई जो होंगी वो मंडे से ही मैं करूंगा। अभी आप लोग इसका अगला सेशन देखेंगे और हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है। यानी संघ की कार्यपालिका में दूसरी चीज आपको क्या दिख रही थी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमने देखना है और इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए। पहली चीज, एक चीज ध्यान देना, कल एक लड़का कमेंट कर रहा था कि सर थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, आपने सीरीज से नहीं पढ़ा है, आर्टिकल गायब हो गए, आर्टिकल वाइज पढ़ाते। आर्टिकल जहाँ जितना मैंने पढ़ा है उसको ध्यान रखिए। कभी आपसे ये थोड़ा ना पूछा कि किस आर्टिकल, हर जगह आर्टिकल थोड़ा ना पूछेगा। राष्ट्रपति का पद खाली महाभियोग जहाँ पे है वो मुझे पता है कि इंपोर्टेंट आर्टिकल, अब ये थोड़ा ना पूछेगा कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल है, किस आर्टिकल में लिखा है। वो आर्टिकल के अंदर की चीज क्या इंपोर्टेंट है वो देखा जाता है, तब आर्टिकल इंपोर्टेंट होता है। महाभियोग बहुत बड़ी चीज है, तो महाभियोग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो आर्टिकल पूछ देता है उसकी। और जहां पे पदावधि 5 वर्ष है उसका आर्टिकल पूछ के क्या करेगा, उसका पदावधि पूछेगा वो डायरेक्ट। ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए उपराष्ट्रपति आपने हेडिंग डाल लिया होगा और राष्ट्रपति के बाद अगला जो संविधान में वर्णन है वो किसका है, उपराष्ट्रपति का ही है। भारत का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 63 यानी 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हाँ आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है और संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है कि एक हमारा क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत में। यानी इंडिया में आर्टिकल 63 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस बात को बताया गया कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 63। अब देखो ये जो होता है, ये उपराष्ट्रपति का जो पद है बेसिकली ये किस रूप में काम करता है, जो राज्यसभा है होती है, राज्यसभा मतलब जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का, यानी संसद का उच्च सदन। पार्लियामेंट टॉपिक आएगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसका जो उच्च सदन होता है यानी मतलब संसद का, यानी जिसको राज्यसभा बोलते हैं, उसका क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है यानी सभापति होता है। ये उसका पदेन सभापति का मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद कह रहा हूं, वो पद ऑलरेडी किसके लिए रिजर्व है, जो हमारा अपर हाउस है संसद का, राज्यसभा, उसके चेयरपर्सन के लिए, यानी उसको सभापति बोलते हैं। उसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो आर्टिकल 64 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो अगला लिखो, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन, पदेन मतलब इसका पद, ठीक है, सभापति यानी चेयरपर्सन। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, पदेन, पदेन का मतलब इसका जो पद है, पद का मतलब ये जो पद है, ये इस पे कौन बैठा है इससे कोई मतलब नहीं। ये जो पद है, राज्यसभा जो होती है, अपर हाउस होता है हमारे इस पार्लियामेंट का, उसका पदेन सभापति, यानी इस पद को हमने किसके लिए रख दिया, उसके सभापति के लिए। यानी सभापति का सीधा सीधा मतलब हो गया उसका जो चेयरपर्सन होता है। तो कभी आपने लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी वगैरह देखी होंगी, जब पार्लियामेंट चलती है उसमें एक पर्सन दिखता है आपको आगे बैठा हुआ राज्यसभा में, जो कहता है शांति शांति
या हल्ला मत कीजिए इधर उधर, वो ही पद होता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है आप सभी जानते हैं, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 64 में, यानी आर्टिकल 64 में। अब आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि किसमें ये कहा गया, आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किसमें बताया गया, आर्टिकल 63 में, ठीक है। अगली चीज जो आती है, ये जो पदेन सभापति होता है ये किस तरीके से काम करेगा, ये कोई अदर लाभ के पद पे नहीं हो सकता है। यानी लाभ का पद क्या होता है कि किसी केंद्र, हमारी केंद्र सरकार के अंदर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, यूटीज होती हैं, या कोई जो लोकल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट से एफिलेटेड यानी गवर्नमेंट से अटैच्ड कोई भी बॉडी होती है, उसके किसी ऐसी पोस्ट पे ना हो जहां से इसको प्रॉफिट हो रहा हो, यानी कहने का मतलब इसको सैलरी मिल रही हो, तो ऐसे किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद क्या होते हैं वो डिफाइन किए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा लाभ के पद, लेकिन याद रखना कोई सांसद है, विधायक है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उनको लाभ के पद के अंदर काउंट नहीं करते हैं, तो लाभ के पद के अंदर ये नहीं होना चाहिए। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी, आप लोग इसमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद न हो, ठीक है, यानी किसी अन्य लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा का पदेन सभापति या उपराष्ट्रपति बनेगा। साथ ही साथ इसमें एक और बात कही गई है 64 में, जब कभी भी राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो है एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेगा। अब राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, उसको पद से हटा दिया गया, तो उस दौरान राष्ट्रपति के काम को कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो बाई चांस कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उस दौरान पद पे कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे बैठ गया तो ये पद तो खाली हो जाएगा, तो उस दौरान इसको सैलरी कौन सी मिलेगी, इसको भत्ते कौन से मिलेंगे, इसको कौन से अधिकार होंगे, यानी ये क्या राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा या राष्ट्रपति के कार्यों के रूप में काम करेगा। तो उस दौरान क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका होगा, राष्ट्रपति के रूप में जब कभी भी कार्य करेगा, तो ये सभापति के रूप में उस टाइम कार्य नहीं करेगा। और इसको जो वेतन है, इसको जो भी इसको मतलब सैलरी वगैरह भत्ते वगैरह मिलते हैं, भत्ते होंगे, विशेषाधिकार होंगे, वो सब राष्ट्रपति के समान होंगे। तो अगला क्या लिखना है आपने, जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब क्या लिखोगे, जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कौन, उपराष्ट्रपति, तब क्या होगा इसमें, तो ये जो टोटल इसका अपना काम है यानी सभापति वाला काम है वो नहीं रहेगा, तब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, और वेतन भत्ते सब इसको राज्यसभा के सभापति के नहीं मिलेंगे, ठीक है, करेगा, तब ये राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ठीक है, कार्य नहीं करेगा। तो इसको जो वेतन होंगे उस दौरान, यानी इसको वेतन, इसके भत्ते वगैरह वो सब के सब राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको नहीं मिलेंगे, यानी वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में उस दौरान नहीं मिलेंगे। तो उसी के ब्रैकेट में आपने इसी के ब्रैकेट में लिखना है, जहां तक पहुंचे हो नीचे लिखोगे, उसमें आप लोग क्या लिखोगे, तब राज्यसभा के सभापति के वेतन व भत्ते नहीं मिलेंगे, के वेतन प्लस भत्ते नहीं मिलेंगे इसको, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह जो होती है, जो सैलरी वगैरह होती है, उस टाइम वो राष्ट्रपति के रूप में लेगा, न कि राज्यसभा के उपराष्ट्र मतलब सभापति के। तो सीधी सीधी बात, भारत के एक संविधान 63 में आर्टिकल में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 में। इसके अलावा ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और बाई चांस ये राष्ट्रपति के रूप में वर्क कर रहा है तो इसको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन भत्ते वगैरह इसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये था आर्टिकल 64 के अंदर के प्रावधान। अगला जो इसके बारे में बताया गया कि जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय क्या होता है, यानी आर्टिकल नंबर 65, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 64 के बाद क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 65। देखिए 65 में क्या क्या इसका वर्णन किया गया है, हम लोग वो देखते हैं। देखिए जो 65 है,
65 अनुच्छेद आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल संविधान में। अब इसका भी आर्टिकल नहीं पढ़ना है, इसमें बताया गया कि ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करेगा। यानी आर्टिकल 65 बताता है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये राष्ट्रपति का पद जब कार्य क्यों करेगा, जब राष्ट्रपति ऑलरेडी है तब तो करेगा नहीं। ये किस कंडीशन में करेगा, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए यानी खाली हो जाए, वैकेंसी आ जाए उसमें। और वैकेंसी का मतलब ये है कि वो राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे जाता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, तो पद क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। उस समय कौन काम करेगा, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और राष्ट्रपति के रूप में किस कंडीशन में कार्य करेगा, ये देखिए, एक तो पद रिक्त होने पर। अब पद रिक्त का क्या मतलब होता है, जैसे राष्ट्रपति की क्या होगी, मृत्यु होगी, या राष्ट्रपति ने पद त्याग कर दिया यानी त्यागपत्र दे दिया, या राष्ट्रपति को हटाया गया, ठीक है, हटाया गया। तो इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति कौन करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है पद रिक्ति के कंडीशन में। या राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति आ नहीं सकता है, या बीमार पड़ा है, उसको कोई बीमारी हुई है, या बीमार है, अनुपस्थित है, या कोई अदर कॉज है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उस समय भी, यानी क्या लिखोगे, राष्ट्रपति या तो बीमार है या अनुपस्थित है, अनुपस्थित या अन्य कारण, ठीक है, किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस दौरान क्या होगा, उपराष्ट्रपति किसकी कमान संभालेगा, राष्ट्रपति के पद की कमान संभालेगा। और आर्टिकल 65 इसके अंदर इसका प्रावधान किया गया है। तो इस दौरान उसको क्या होगा, सभी जो शक्तियां हैं, सभी भत्ते हैं, सभी विशेषाधिकार हैं, वो क्या होंगे, राष्ट्रपति वाले मिलेंगे, न कि इसको किसके मिलेंगे, उपराष्ट्रपति के। तो इसमें क्या लिखोगे, इस दौरान सभी भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार मतलब कुछ विशेष प्रकार के अधिकार होते हैं राष्ट्रपति वगैरह को, वो सब किसको मिलेंगे, विशेषाधिकार, ठीक है। क्या लिखोगे, विशेषाधिकार राष्ट्रपति के मिलेंगे, ठीक है, इसको किसको मिलेंगे, राष्ट्रपति के। अब देखिए, जैसे मैंने राष्ट्रपति के मिलेंगे लिखो, जैसे मैंने कल आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, उतना लेंदी याद नहीं करना होता है, वो चीज़ें समझाने की रही थी। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन, वो कोटा सिस्टम थोड़ा पढ़ोगे, जो मैंने समझाया उतना नहीं पढ़ना होता है। राष्ट्रपति का पद त्याग कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन लोग उसमें भाग लेते हैं, कितनी अवधि के लिए बनता है, महाभियोग कैसे लगता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब उसको कोटा सिस्टम, इतना कोटा, ये फॉर्मूला वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अनुच्छेद 65 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। अब देखिए, ये तो बेसिक आप समझ गए होंगे। अगली चीज आती है, इसका निर्वाचन कैसे होगा, इसका इलेक्शन कैसे होगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आपने, आखिर इसका इलेक्शन कैसे होता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसका इलेक्शन, ठीक है, यानी निर्वाचन कैसे होगा इसका। देखिए, इलेक्शन के लिए इसके प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 66 में, यानी अनुच्छेद 66 क्या बताता है, इसका आर्टिकल नंबर 66 इसका निर्वाचन। अगर आपसे कभी पूछता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, देखिए अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, यानी हम लोग वोट नहीं देते हैं, यानी जनता खुद इसमें वोट नहीं देगी। यानी अगर आप डायरेक्ट वोट दोगे तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, डायरेक्ट यानी आप नहीं दे रहे हो तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जब जनता नहीं दे रही होती है तो कोई तो इसको वोट देता होगा, यानी उसको बोलते हैं निर्वाचक गण, यानी कौन इसके निर्वाचन मंडल में शामिल है, जो वोट देने वाले हैं। उसमें आता है दोनों सदनों, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी को ध्यान रखना, सभी के अंदर कौन कौन से होंगे, चाहे आप वो निर्वाचित हैं या राष्ट्रपति वगैरह द्वारा मनोनीत, यानी एंग्लो इंडियन वगैरह जो होते थे, या इसके अलावा जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में अपनी ओर से मनोनीत करता है, अलग अलग सेक्टर में, साहित्य, विज्ञान, कला वगैरह, ये सब लोग क्या करते हैं, इसके चुनाव में वोट देते हैं। तो जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा, उसमें लिखा हमने सिर्फ निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभाओं के, लेकिन यहां क्या कह रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, बाकी विधानसभाओं के यहां नहीं देते हैं। तो निर्वाचक मंडल कौन होता है इसका, देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं, तो क्या लिखोगे, सीधे सीधे दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। क्या लिखोगे, संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदन यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित, सभी सदस्य, मतलब सभी सदस्य। और कंफ्यूज ना हो आप लोगों को, ब्रैकेट में निर्वाचित प्लस मनोनीत कर दो,
निर्वाचित यानी जो हमने इलेक्ट करके भेजे हैं, दूसरा मनोनीत। ठीक है, ये सभी लोग इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसको आप लोग निर्वाचक मंडल में इसको इंपोर्टेंट भी कर देना। इसके अलावा कोई नहीं लेता। आपको कितना कंफ्यूज करे, आप सिर्फ इसी में अडिग रहना, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारा कौन कहता है, संविधान कहता है। इसके अलावा कहीं भी नहीं जाना, आपको डायरेक्ट इसी चीज को याद रखना। और जो चुनाव होता है, चुनाव उसी तरीके से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली, जो मैंने कल आपको बताया था। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो कल समझाया था मैंने आपको राष्ट्रपति में। ठीक है, तथा एकल संक्रमणी मत प्रणाली, संक्रमणी मत प्रणाली, इसके माध्यम से इसका होता है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का मतलब सिंगल वोट ट्रांसपेरेंट सिस्टम, यानी वोट एक ही होता है और तब तक ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक वो निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता जो जीत के लिए होता है। यानी जो विजयी होने के लिए कैंडिडेट को एक निश्चित वोट चाहिए होते हैं, जब तक वो नहीं जीतता तो हर विधायक को, यानी मतलब हर सांसद को एक चॉइस मिलती है। प्रेफरेंशियल वोट कहते हैं उसको चॉइस मिलेगी कि आप किसको चाहते हैं, पहली चॉइस इसको, दूसरी चॉइस इसको, तीसरी इसको। तो सबके पहले पहली चॉइस की वोट काउंट किए जाएंगे। बाई चांस उस कोटे को प्राप्त कर लेता है जितना जीतने के लिए चाहिए तो विजयी घोषित हो जाएगा। नहीं पाता तो जो सबसे कम फर्स्ट चॉइस वाले थे उसके पहली चॉइस को हटा के उसके जो बचे हुए वोट हैं उसको किसको दे देंगे, 1 बाय 1 अदर कैंडिडेट को, जो उनकी सेकंड चॉइस होगी, फिर जोड़ेंगे। ठीक है, मैंने कल समझाया आपको, इतना याद रखना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है, और ये अप्रत्यक्ष विधि से। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि ये उपराष्ट्रपति किसी भी सदन या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी राज्यों में विधानसभाएं होती, वहां का मेंबर नहीं होना चाहिए और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। बाई चांस है तो इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो एक पॉइंट लिख लो, संसद व विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद व विधानसभा सदस्य न हो या नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति बनने के दिन से ऐसा माना जाएगा इसने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है और ये क्या होता है, इलेक्ट हो जाता है, चुना जाता है। अब देखिए, इस पद के लिए भी कुछ ना कुछ योग्यता पात्रता होगी। मैं बन जाऊं डायरेक्ट, आप बन जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ इसके लिए पात्रता होगी, एलिजिबिलिटी कहते हैं उसको। कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बनने के लिए। तो अगला आप लोग लिखेंगे पात्रता, यानी कौन सी इसमें पात्रता है कि आप ये बन जाएंगे। देखिए, पात्रता का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल जो अपने आप में अगला आता है। ठीक है, यानी इसी के बाद ही, इसी में है वैसे पात्रता भी, जो मैंने आपको बताया था, पात्रता भी इसी के अंदर आता है 66 के अंदर। तो इसकी जो एज है वो एज होनी चाहिए 35 ईयर, यानी पात्रता कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। यानी अगर आपसे पूछता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। साथ ही साथ इसके लिए एक और कंडीशन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति है, उसके मेंबर, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है, वो मैं आपको राज्यसभा में पढ़ाऊंगा। अभी इतना याद रखिए कि जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है वो ही उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता ये रखता हो। तो एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। दूसरा लिख लो, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य। ठीक है, कल राष्ट्रपति में था लोकसभा सदस्य, निर्वाचित होने की योग्यता। ध्यान रखना इस पॉइंट को, निर्वाचित होने की योग्यता। और तीसरा क्या होता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद न हो। ठीक है, ये तीन इसकी क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं। इस तीन चीज को आप लोग ध्यान रखे रहना। ठीक है, ये होता है। अगला आप लोगों ने लिखना है पात्रता के बाद इसकी पदावधि। हेडिंग डाल लीजिए, पदावधि है क्या, पदावधि, यानी इसका टाइम पीरियड कितना होता है, पद कितने साल के लिए मतलब ये पद पे बैठा रहेगा। और इसका सारा वर्णन किया गया आर्टिकल 67 में। ठीक है, यानी अनुच्छेद 67, इसको भी नहीं देखना आपने किस अनुच्छेद में, बस ये पता होना चाहिए कि इसका पदावधि कितनी होती है, पद की अवधि होती है। इसकी जो पदावधि है वो कितना होगा, 5 वर्ष। यानी सपोज इसने आज शपथ ले ली और कहा कि ये उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, तो उसके बाद वैसे ही उपराष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति की शपथ लेता है। तो ये 5 वर्ष के लिए होगा। जब इसने सभापति के पद की शपथ ले ली तो ये उस दिन से 5 वर्ष तक अपने क्या रहेगा, पद पे बना रहेगा। और बाई चांस इसको त्याग पत्र देना होता है तो अपना त्याग किसको देगा, ये राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी अपना रिजाइन किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो त्याग पत्र यानी रिजाइन किसको देगा, ये राष्ट्रपति।
ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र देता है। ये भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, जबकि इसकी पदावधि कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष होती है। अब सपोज इसको पद से हटाना है, हटाने की प्रक्रिया लिखो, देखो इसी में किया गया वर्णन, हटाने की प्रक्रिया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, 14 डेज पहले इसको इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी 14 दिन पहले इसको भी क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको हटा रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिखो 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, किसको, उपराष्ट्रपति को, कि हम आपको पद से हटा रहे हैं। दूसरा, इसको हटाने की प्रक्रिया याद रखना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्यसभा में ही शुरू हो सकती है, यानी लोकसभा में इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। जबकि राष्ट्रपति की केस में क्या था, दोनों सदनों में से कहीं भी उसको पद के हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, उसको महाभियोग की। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा से ही क्या की जा सकती है, शुरू, यानी राज्यसभा द्वारा ही इसका प्रस्ताव किया जा सकता है। तो लिखो इसमें राज्यसभा द्वारा ही प्रस्ताव, केवल, क्योंकि ये राज्यसभा का ही वो है। ठीक है, राज्यसभा द्वारा इसका क्या किया जाएगा, प्रस्ताव किया जाएगा कि हम इसको हटा रहे हैं। अब सपोज प्रस्ताव कर रहे हैं, कितने मेंबर कहेंगे कि हम इसके समर्थन में कि इसको हटा रहे हैं, तो टोटल जितने मेंबर उस दिन आए होंगे, यानी सपोज 100 मेंबर हैं या जितने भी हैं, सदस्यों का बहुमत देखा जाएगा। यानी अगर 100 लोग हैं तो 50 धन 1, 51 लोग क्या हो जाएगा, मेजोरिटी में हो जाएंगे, आधे से एक ज्यादा। तो क्या लिखोगे, केवल राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव, ब्रैकेट में लिखो सदस्यों के बहुमत द्वारा, सदस्यों के बहुमत द्वारा, बहुमत द्वारा। ठीक है, जो मेंबर हैं उसमें से जितने उपस्थित होंगे उसका एक ज्यादा करोगे, यानी सदस्यों के बहुमत के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, हटाने का प्रस्ताव। और इस पॉइंट को ध्यान रखना, केवल राज्यसभा ही इसको हटाने का प्रस्ताव क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। जब ये हो सकता है तो दूसरा सदन अगर सहमत हो गया, दूसरे सदन की सिर्फ सहमति होती है, ठीक है, तब इसको पद से हटाया जाएगा। तो इसमें तीसरा पॉइंट होगा, दूसरे सदन की सहमति चाहिए। दूसरा सदन खुद ही कौन सा हुआ, लोकसभा की सहमति। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसको हटाने की प्रक्रिया ये होती है। और याद रखना, ये पद पर तब तक बना रहता है, यानी शपथ लेने के 5 साल और 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है, जब तक नया उपराष्ट्रपति चुन के ना आ जाए। वैसे होता क्या है, इसके पद को जितना टाइम कंप्लीट होने वाला होगा, यानी 5 साल, उससे पहले पहले इलेक्शन करा लिए जाते हैं, ताकि वो पद कभी वैकेंट यानी खाली न रहे। ठीक है, तो ये इसको क्या था, पदावधि, त्यागपत्र, हटाने की प्रक्रिया 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, राज्यसभा से शुरू होगी, सदस्यों के बहुमत द्वारा, और दूसरे सदन की इसमें क्या चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। ठीक है, अब सपोज इसका पद खाली हो गया, यानी पद रिक्त हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी पद रिक्त होने की अवधि, यानी आर्टिकल 68 क्या कहते हैं, सपोज अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसको क्या करना होगा, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव उसके पद से पहले कर लेना होगा। बाई चांस उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से उसका पद खाली हो जाता है, तो उसके लिए जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो कितने समय में बनेगा, यही क्वेश्चन मैंने आज कम्युनिटी में डाला था। उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसमें है जितने जल्दी पॉसिबल हो सके, यानी अधिक से अधिक जितना टाइम वो कम ले सके उतनी जल्दी, यानी कम से कम समय लेना, यानी यथाशीघ्र उसको कंप्लीट करना होगा उस पद को भरने के लिए। कोई 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने का इसमें टाइम नहीं होता, यथाशीघ्र होता है, यानी जितने जल्दी उसको पॉसिबल हो सके। तो उपराष्ट्रपति का जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आर्टिकल 68। इसका भी आर्टिकल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, आर्टिकल नंबर 68 ये भी नहीं पढ़ोगे कि ये 68 में क्या लिखा है। इसमें क्या लिखोगे, पद रिक्त होने पर निर्वाचन पदावधि से पूर्व होना चाहिए। साफ साफ लिखा है कि पद रिक्त होने पर, यानी अगर पद खाली हो गया तो नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन पद रिक्त से पहले हो जाना चाहिए। अब आप कभी उपराष्ट्रपति का चुनाव देखोगे, वो बैठा ही होगा, नया चुनाव हो जाएगा रिक्त से पहले, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, त्यागपत्र देगा। ठीक है, पद रिक्त पर तो निर्वाचन पद रिक्त से पहले हो जाना चाहिए। किसी अन्य कारण से अगर पद रिक्त होता है तो चुनाव यथाशीघ्र होना चाहिए, समय का वर्णन नहीं है। ठीक है, लिखो इसमें अन्य कारण, यानी अन्य कारण मतलब जैसे मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, हटा दिया गया, ये होते हैं। ठीक है, अन्य कारण से पद रिक्त होने पर चुनाव जो होगा नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र होगा। ठीक है, यथाशीघ्र का मतलब जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी, यथाशीघ्र इसको हाईलाइट कर दो, ब्रैकेट में लिखो समय का निर्धारण नहीं।
अब वहाँ क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद यदि उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र या मृत्यु से खाली हो जाता है तो उसको कितनी अवधि में भरना होगा। ऑप्शन दिया होगा 2 महीने, ऑप्शन दिया होगा 4 महीने, ऑप्शन दिया होगा 6 महीने, ऑप्शन दिया होगा इनमें से कोई नहीं। पता लगा वहाँ बेहोश होके आ गए, घर आके मुंह में मुझे पानी मारना पड़ रहा है, उठ उठ उठ, और इस वीडियो का लिंक देके समय भी बताना पड़ रहा। उस समय मत कहना कि सर गलती हो गई थी, कोरोना काल चल रहा था, मैंने सोचा पेपर अभी नहीं होंगे, मैं बाद में पढ़ लूँगा, इस तरीके से वह में मत रहना। अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अभी भी मौका है, तभी जाके सिलेक्शन होगा, और अब तो होगा ही होगा। ठीक है, देख ले, इस पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है। और अन्य कारण क्या हो सकते हैं, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो जाए या पद से हटा दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार के अगर कॉज से उसका पद खाली होता है तो यथाशीघ्र चुनाव कराने होंगे, उसके लिए समय का वर्णन नहीं दिया गया। अगला आता है आर्टिकल नंबर 69। इसमें आपको 69 में थोड़ा ध्यान रखना, इसको 69 आर्टिकल याद रखना, ताकि इसके अंदर ये क्या करता है, शपथ लेता है, और ये शपथ किस चीज की लेता है वो भी ध्यान रखना। जैसे कल उपराष्ट्रपति बताया था मैंने किस चीज की शपथ लेता है, ध्यान होगा, संविधान व कानून को के रक्षा की, उसके संरक्षण की, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना था। तो ये जो शपथ लेता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा। अगर आपसे कभी पूछेगा उपराष्ट्रपति को शपथ ओथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा। और ये शपथ किस चीज की लेता है उपराष्ट्रपति, शपथ किस चीज की लेता है पूछेगा तो संविधान के, याद रखना, इसको शपथ लेता है संविधान के प्रति सच्चे श्रद्धा व निष्ठा की। मेरी आस्था है, मेरी निष्ठा है, इस संविधान के प्रति सच्ची भावना है, उस चीज की शपथ लेगा। ठीक है, तो किसकी लेगा, और जबकि राष्ट्रपति इसकी नहीं लेता था, ध्यान करो, यही अंतर होता है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की। ठीक है, यानी ये श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेता है, किसके प्रति, संविधान के प्रति। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, नहीं, संविधान के प्रति सच्चे श्रद्धा व निष्ठा की क्या लेगा, ये शपथ लेगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना इसको। अब ये कैसे शपथ लेगा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने संविधान, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा तथा इसको बनाने में अक्षुण्ण योगदान, कुछ इस टाइप की। जबकि राष्ट्रपति क्या लेता था, मैं संविधान व कानून के रक्षण प्रतिरक्षण वगैरह जो मैंने आपको डिफेंड करने के बताया था, प्रिजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने के, उसकी शपथ लेता है। जबकि ये सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेता है। ठीक है, आर्टिकल 69 के तहत राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। आर्टिकल 70 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दीजिए। अब आता है लास्ट आर्टिकल नंबर 71। ये भी आर्टिकल आपको याद रखना है, और इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है उसका निपटान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय भारत का करेगा। तो इसमें लिखो राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा, निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। इस पॉइंट को भी याद रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इसको करेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय इसको करेगा। और सपोज अगर कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे आज वो राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हो गया है, उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और 8 महीने बाद, 1 साल बाद ये पाएगा कि इलेक्शन में गड़बड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन रद्द करो, गड़बड़ किया, तो जो उस दौरान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने पुराने काम कर लिए हैं, यानी अपने पद के दौरान 8 महीने 10 महीने जितना भी रहा वो डिसीजन से पहले, उन जो भी उसने कानून मतलब नियम मतलब जो भी उसने चीजें की, जो भी एक्टिविटीज रही, उसको आप अविधि मान्य नहीं करोगे, यानी वो लीगल होंगे, वो माने जाएंगे, उसको जीरो घोषित नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना सुनते ही। ठीक है, तो इसका सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, इसका निपटान करेगा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। और कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई रेगुलेट करना है, यानी रेगुलेशन करना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित रेगुलेशन या किसी सब्जेक्ट पे विनियमन जिसको कहते हैं, रेगुलेट करना, यानी कोई कानून बनाना, लॉ बनाना या उसको चेंजेस करना, वो सब पार्लियामेंट करती है। तो यहीं पे लिखो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, पूरा लिखना, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में, इतना तो सेम लिखोगे के निर्वाचन, यहां से लिखो के विषय में, यानी सब्जेक्ट में रेगुलेशन, रेगुलेशन लिखना, रेगुलेशन, यानी इन हिंदी में लिखो विनियम, विनियमन
कौन करता है? संसद करती है, यानी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, संसद करती है। ये तो क्या था? आर्टिकल नंबर 71 था। अब अंतिम आता है आज का आर्टिकल नंबर 72 और वो है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कि सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति, यानी अगर किसी को किसी न्यायालय ने या सेना के किसी न्यायालय ने, आर्मी वालों का अपना होता है ना न्यायालय, वहां कहीं भी कोई दंड दिया है, चाहे मृत्यु दंड वगैरह ही क्यों न दिया हो, तो राष्ट्रपति को भारत का संविधान एक प्रावधान करता है आर्टिकल 72 कि राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि उसकी जो सजा है उसको या तो क्षमा कर दे, या उसको कम कर दे, या उसको पोस्टपोन कर दे, या उसको रोक दे। इस प्रकार के 2-3 टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, सबके अलग अलग मीनिंग है। आप इतना ही ध्यान रखिए, आर्टिकल 72 के तहत ये कहा गया राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी है। यानी सीधे सीधे बताओ, राष्ट्रपति को दंड प्राप्त व्यक्ति या कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई संस्था भी हो सकती है, दंड प्राप्त व्यक्ति के या संस्था भी हो सकती है, के क्षमादान यानी उसको माफ कर दिया, या उस पर विराम लगा दिया, स्टॉप कर दिया उसको, या उसको लघु कर दिया, लघुकरण यानी उसकी सजा जैसे 1 साल, मतलब जैसे तो 25 साल दे रखी थी, उसको 10 साल कर दिया, यानी लघुकरण कर दिया। ठीक है, क्षमादान, विराम, लघुकरण या मृत्यु दंड को भी क्या करने की, खत्म करने की, या उसको निलंबन करने की शक्ति दी है। लघुकरण या निलंबन, पोस्टपोन टाइप का। ठीक है, निलंबन करने की शक्ति। अब ये बहुत डीप नहीं देखना है आपको, जैसे इसमें सब चीज़ आएगा। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे आर्मी के न्यायालय वगैरह होते हैं, वहाँ किसी को सजा देगी, वो भी इसकी शक्ति के अंदर आ जाता है, या कोई भी ऐसा न्यायालय भारत के सीमा के अंदर जहाँ पे इस प्रकार के डिसीजन हुए हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति को क्षमादान या दंड माफ करने की शक्ति आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 78 में, ना 72 में। तो ये थे आपके 2 टॉपिक जो अच्छे खासे तरीके से आपके तैयार हो जाने चाहिए। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति। यानी मैंने आपको 2 क्लासेस में आर्टिकल 52 से 72 यानी 20 आर्टिकल का टोटल निचोड़ बता दिया। इसके अंदर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल हो सकता है कि पॉलिटी के ही मैं प्रधानमंत्री वगैरह वाला टॉपिक शुरू कर दूं और मंडे से मैं इकोनॉमी शुरू करूं, या कल इकोनॉमी की क्लास आएगी। जो भी आएगी आप लोग देख लेना, ध्यान रखना, इस क्लिप को देख लेना, और इसी प्रकार से आप लोग आगे भी अपनी क्लिप भेजेंगे। जो भी आपको पसंद आती है तो मैं आपको अपनी वीडियो में स्थान दूंगा। फिर मिलता है अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू। नमस्ते सर, आपकी वीडियो से हमें अत्यधिक मार्गदर्शन मिला है और एक प्लेटफॉर्म मिला है तैयारी करने का। तैयारी तो हम पहले भी करते थे, लेकिन सर जो उत्साह आपकी वीडियोस को देखने के बाद मिलता है वो अन्य मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने बहुत वीडियोस देखी, लेकिन स्टडी विद योगेश से जुड़ने के बाद मुझ में मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। धन्यवाद सर। और आगामी एग्ज़ाम में जितने भी हमारे साथी हैं अपना परचम जरूर ले रहेंगे, जो आपके माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।